हेलो दोस्तों, मैं अलका पटेल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीजीटी एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत करती हूँ। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग संविधान की प्रस्तावना से बनने वाले क्वेश्चंस करेंगे। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने भारत का संवैधानिक इतिहास और संविधान सभा से जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनने वाले थे उन सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने कंप्लीट किया है। तो अगर आप लोग पिछली क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप लोग पिछली क्लासेस देख लें, और अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और अगर चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि इस क्लास से और लोगों को भी हेल्प मिल सके। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चंस करते हैं संविधान की प्रस्तावना से बनने वाले कुछ क्वेश्चंस। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? किसे प्रदान की गई है? भारतीय संविधान में किस भाग को उसकी आत्मा कहा गया है भारतीय संविधान का? इसमें ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है प्रस्तावना, ऑप्शन बी कह रहा है मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी कह रहा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन डी कह रहा है संविधान के सभी अनुच्छेद। तो भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा गया है? तो वो प्रस्तावना को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है प्रस्तावना पर, ऑप्शन बी कह रहा है मूल कर्तव्य पर, ऑप्शन सी कह रहा है मौलिक अधिकार पर, ऑप्शन डी कह रहा है नीति निर्देशक तत्व पर। तो जो संविधान निर्माताओं ने ध्यान दिया था सबसे ज़्यादा वो किस पर? वो प्रस्तावना पर। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। किन शब्दों से? जो भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है, इन जो ऑप्शंस दिए हैं इन ऑप्शंस से किस वर्ड से, किस शब्द से जो है शुरू होती है? तो ऑप्शंस दिए हैं लोकतंत्रवादी भारत, ऑप्शन बी दिया है लोक गणराज्य, ऑप्शन सी दिया है लोक प्रभु सत्ता, ऑप्शन डी दिया है हम भारत के लोग। तो कौन सा शब्द है जिससे जो है भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है? वो शब्द है हम भारत के लोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है इसकी विधानमंडलों की अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनी जाती है, ऑप्शन बी कह रहा है यह राज्यों का एक संघ है, ऑप्शन सी कह रहा है भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपयोग करती है, ऑप्शन डी कह रहा है यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। ठीक, जो यहाँ राज्य का प्रमुख होता है उसका जो टाइम है वो एक लिमिटेड टाइम होता है, उसी उतने टाइम के लिए वो निर्वाचित होता है। तो इसमें क्या राइट होगा? भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो राज्य का प्रमुख है वो लिमिटेड टाइम के लिए जो है अपने पद पे निर्वाचित होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, भारत है एक, भारत मतलब जो है वो क्या है? एक। ऑप्शंस दिए हैं धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ऑप्शन बी दिया है हिंदू राष्ट्र है, ऑप्शन सी दिया है हिंदू मुस्लिम राष्ट्र है, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो जो भारत है एक वो क्या है? धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ, ऑप्शन बी कह रहा है राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार,
ऑप्शन सी कह रहा है राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, और ऑप्शन डी जो कह रहा है वो उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? धर्मनिरपेक्षता का जो अर्थ है वो क्या है? वो है राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, यही जो है धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य। ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए दिया है धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है। ऑप्शन बी दिया है बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है। ऑप्शन सी दिया है अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है। और ऑप्शन डी जो दिया है वो क्या दिया है? किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? जो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब क्या है कि भारतीय राज्य को जो किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है गणतंत्र होता है। ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है केवल एक लोकतांत्रिक राज्य। ऑप्शन बी कह रहा है अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य। ऑप्शन सी कह रहा है संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य। ऑप्शन डी कह रहा है राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। तो गणतंत्र क्या होता है? गणतंत्र यही होता है, गणतंत्र राज्य जहां पर अध्यक्ष जो है वो वंशानुगत रूप से ना हो, उनका जो है निर्वाचित किए जाए, वही होता है गणतंत्र। ठीक, यही इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया? तो वो कौन से शब्द थे दो जिनका समावेशन जो है 42वें संविधान संशोधन में उद्देशिका के रूप में किया गया था? तो ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है धर्मनिरपेक्ष। ऑप्शन ए कह रहा है धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक। ऑप्शन बी कह रहा है प्रभुत्व संपन्न और लोकतांत्रिक। ऑप्शन सी कह रहा है समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। ऑप्शन डी है धर्मनिरपेक्ष और गणतंत्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? कौन से दो शब्द थे? तो वो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष थे जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका के रूप में संविधान की किया गया था। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया? ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में। बी कह रहा है एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र। और सी कह रहा है एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में। और जो ऑप्शन डी कह रहा है वो इनमें से कोई नहीं। तो जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो वो एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है क्या है? इसका अर्थ ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। ऑप्शन बी कह रहा है भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। ऑप्शन सी कह रहा है भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। और जो ऑप्शन डी कह रहा है वो कह रहा है भारत राज्यों का एक संघ है। तो जो भारत एक गणतंत्र है, इसका जो सही अर्थ है वो क्या है? वो यही है कि भारत में वंशानुगत शासक नहीं होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो वो कौन सा शब्द है? इसमें ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है समाजवादी। ऑप्शन बी कह रहा है पंथ निरपेक्ष। ऑप्शन सी कह रहा है प्रभुत्व संपन्न। और ऑप्शन डी जो कह रहा है वो लोक कल्याण। तो कौन सा शब्द है जो भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो वो लोक कल्याण नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। ऑप्शन बी कह रहा है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। ऑप्शन सी कह रहा है सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना। ऑप्शन डी कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य होता है वो क्या होता है? वो होता है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि। क्यों माना जाता है? ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। ऑप्शन बी कह रहा है उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी इसलिए। ऑप्शन सी कह रहा है उसका अपना लिखित संविधान है इसलिए। ऑप्शन जो डी कह रहा है वो क्या कह रहा है? उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप में माना जाता है। क्यों माना जाता है? तो वो क्यों माना जाता है? क्योंकि राज्याध्यक्ष का जो चुनाव होता है उसीलिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन क्रम सही है? ऑप्शंस दिए हैं इसमें। ऑप्शन ए कह रहा है गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौम और सत्ता संपन्न। और जो बी कह रहा है वो सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र। और जो सी कह रहा है वो सार्वभौम, सत्ता संपन्न, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गणतंत्र। और जो डी कह रहा है वो क्या कह रहा है? वो सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। तो जो इसका राइट आंसर होगा भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना के सिलसिले में सही क्रम है वो क्या है? सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ है। ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। ऑप्शन बी कह रहा है एकेश्वरवाद। ऑप्शन सी कह रहा है बहुदेववाद। ऑप्शन डी कह रहा है सभी धर्मों की अस्वीकृति। तो जो संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द है वो क्या? सेकुलर जो है वो क्या है? तो वो क्या है? सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता ही जो है वो सेकुलर का अर्थ है। ठीक, जो शब्द प्रयुक्त है सेकुलर उसी का अर्थ है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है शब्द धर्मनिरपेक्ष मतलब सेकुलर जो है वो भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। इसके विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है पॉइंट जो दिया है वो ये कह रहा है कि यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था। बी जो पॉइंट दूसरा है वो कह रहा है यह 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। सी कह रहा है जो पॉइंट थर्ड है वो यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। और जो फोर्थ पॉइंट है वो कह रहा है कि यह मूल प्रस्तावना में था। तो जो इसमें राइट है कूट में इसमें ऑप्शंस दिए हैं उसमें से हमको बताना है कि इसमें से जो कथन है कौन सा कथन सही है। धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया उसका जो कारण है वो कथन जो है वो क्या सही है, क्यों मतलब है। इसमें जो राइट होगा वो क्या होगा? इसमें देखते हैं कि यह जो है धर्मनिरपेक्ष यह जो है वर्ष 1976 में जोड़ा गया। एक पॉइंट तो ये सही हुआ और यह है 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो ये एक पॉइंट ये सही है, ना तो ये सही है और ना ये। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 1 और 3 जो है पॉइंट इसमें से सही है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग।
ठीक से क्या अर्थ निकलता है? तो उसका क्या अर्थ निकलता है? जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है कि हम भारत के लोग, उसका जो अर्थ निकलता है वो क्या है? ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है भारतीय गणराज्य की प्रभुसत्ता जनता में निहित है। ऑप्शन बी कह रहा है संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। ऑप्शन सी कह रहा है संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऑप्शन डी कह रहा है भारत का संविधान भारत की जनता की सहमति पर आधारित है। तो इसमें जो हम और भारत के लोग दिया है संविधान की प्रस्तावना में जो लिखित है, उसका जो अर्थ है वो यही है कि संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है समाजवाद का अर्थ है। समाजवाद का अर्थ क्या है? ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए दिया है सामाजिक नियंत्रण, ऑप्शन बी दिया है राष्ट्रीयकरण, ऑप्शन सी दिया है सामाजिक न्याय, ऑप्शन डी दिया है सामाजिक स्पर्धा। तो जो समाजवाद का अर्थ है वो क्या है? वो सामाजिक न्याय है। तो जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो कौन सा शब्द जोड़ा गया? ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है लोकतांत्रिक, ऑप्शन बी कह रहा है न्याय, ऑप्शन सी कह रहा है समाजवाद, ऑप्शन डी राजनीतिक। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो वो था समाजवाद। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो जो भारतीय संविधान की आत्मा है वो किसे कहा जाता है? ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है प्रस्तावना, ऑप्शन बी कह रहा है मूलाधिकार, ऑप्शन सी कह रहा है नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन डी कह रहा है उपर्युक्त सभी। तो जो भारतीय संविधान की आत्मा है वो किसे? वो प्रस्तावना को। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। ऑप्शंस दिया है। ऑप्शन ए है हम भारत के लोग शब्दों से शुरू होती है संविधान की प्रस्तावना, बी कह रहा है जनता के जनतंत्र शब्दों से, सी कह रहा है जनता के लोकतंत्र शब्दों से, और जो डी कह रहा है वो प्रजातांत्रिक भारत शब्दों से। तो भारत में जो लौकिक सार्वभौमिकता है, संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है किस शब्द से? हम भारत के लोग शब्द से। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? इसमें ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है फ्रांसीसी क्रांति 1789, और बी कह रहा है अमेरिकी क्रांति 1776, और सी कह रहा है बोल्शेविक क्रांति 1917, चीन की क्रांति ऑप्शन डी कह रहा है 1912। तो किस क्रांति का प्रभाव संविधान पर नहीं, संविधान की जो प्रस्तावना है उस पर नहीं पड़ता? तो चीन की क्रांति 1912 का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है। ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए दिया है प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ऑप्शन बी दिया है प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य, ऑप्शन सी दिया है प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ऑप्शन डी दिया है प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत क्या है? भारत एक प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है भाग 1 में, ऑप्शन बी कह रहा है प्रस्तावना, ऑप्शन सी भाग 3, ऑप्शन डी भाग 4 में। तो संविधान के जो अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्श हैं उनको हम कहाँ, उसको हम प्रस्तावना में देख सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया है? किसको नहीं जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा? तो ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए दिया है धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन बी दिया है समाजवादी, ऑप्शन सी दिया है गुट निरपेक्ष, ऑप्शन डी दिया है एकता और अखंडता। तो जो नहीं जोड़ा गया है वो क्या है? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जो प्रस्तावना में नहीं जोड़ा गया है वो गुट निरपेक्ष को नहीं जोड़ा गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग थी, और ऑप्शन बी कह रहा है उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए, और अगला कह रहा है पॉइंट नंबर सी उक्त शब्द 1985 में संशोधन द्वारा जोड़े गए, और जो डी कह रहा है वो कह रहा है उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है। तो इसमें क्या कह रहा है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द सही है? तो वो 1976 के संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? वो ऑप्शन नंबर बी होगा। 1976 द्वारा जोड़े गए थे, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। कह रहा है भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है संवैधानिक राजतंत्र, ऑप्शन बी कह रहा है वंशानुगत लोकतंत्र, ऑप्शन सी कह रहा है लोकतांत्रिक राजतंत्र, ऑप्शन डी कह रहा है लोकतांत्रिक गणराज्य। तो भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया? तो वो लोकतांत्रिक गणतंत्र को। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है भारतीय संविधान की, देखिए ये संविधान लिखा, संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है राजनीतिक राजतंत्र, ऑप्शन बी कह रहा है आर्थिक लोकतंत्र, ऑप्शन सी कह रहा है सामाजिक राजतंत्र, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र हैं उसको किस रूप में? तो उसको राजनीतिक राजतंत्र के रूप में, आर्थिक लोकतंत्र और सामाजिक राजतंत्र, इन सभी के रूप में स्वीकारा गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए दिया है जनता, ऑप्शन बी दिया है मतदाता, ऑप्शन सी दिया है राष्ट्रपति, ऑप्शन डी दिया है संसद। तो जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च जो सत्ता है वो किसमें निहित है? तो वो जनता में निहित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। कहाँ किया गया है? ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है प्रस्तावना में, ऑप्शन बी कह रहा है मूल अधिकार में, ऑप्शन सी कह रहा है नीति निर्देशक संविधान में, ऑप्शन डी कह रहा है मूल कर्तव्य में। तो जो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखना और उसकी रक्षा करने का जो प्रावधान है वो कहाँ है? तो वो प्रस्तावना में किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। ठीक, तो इसमें कौन सा पॉइंट सही है? इसमें ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए दिया है मूल अधिकारों के अध्याय में,
ऑप्शन बी दिया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में। ऑप्शन सी कह रहा है मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में। ऑप्शन डी कह रहा है संविधान के पाठ में कहीं नहीं। तो जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है वो कहाँ दी गई है, तो वो मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मूल कर्तव्यों में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया। ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए दिया है प्रस्तावना में। ऑप्शन बी दिया है मौलिक अधिकार में। ऑप्शन सी दिया है राज्य की नीति निर्देशक तत्व में। ऑप्शन डी दिया है मूल कर्तव्य में। तो जो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान में शामिल किया गया वो किस में, तो वो प्रस्तावना में। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है। ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है संविधान का स्रोत। ऑप्शन बी कह रहा है शासन के ध्येयों का विवरण। ऑप्शन सी कह रहा है संविधान को लागू करने की तिथि। और जो ऑप्शन डी कह रहा है वो संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पित करने की तिथि। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या स्पष्ट नहीं होता है, तो वो क्या नहीं स्पष्ट होता है, संविधान को लागू करने की जो तिथि है वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लागू नहीं होता है, मतलब स्पष्ट नहीं होता है वो। ठीक, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता। तो देखिए क्या पूछा, भारतीय संविधान किन उद्देश्यों को उद्घोषित नहीं करता। ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ऑप्शन बी कह रहा है विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ऑप्शन सी कह रहा है प्रतिष्ठा और अवसर की समता। ऑप्शन डी कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिव्यक्ति। तो किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है, तो वो नहीं करता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिव्यक्ति को उद्घोषित नहीं करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। आज की क्लास यहीं तक। आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, क्लास को लाइक नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए और क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि इस क्लास से और लोगों को भी हेल्प मिल सके। आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी बेहतरीन ढंग से कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।